हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी, वेरी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे आपके लिए यूनिट्स 2 का सेशन चल रहा है, जो कि यूजीसी नेट के लिए है, इतिहास विषय के लिए, ठीक है ना? मैं टारगेट रखा कि हमें 10 यूनिट करना है मई तक। अब हम लोग यूनिट फर्स्ट खत्म कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। मेरे हिसाब से अशोक की धम्मनीति, उसकी प्रकृति भी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये सारे क्रियाकलाप मैं आपको करा चुका हूँ, यहाँ पे दिख रहा है हाइलाइट। यहाँ से शुरू होना था अशोक के शिलालेख की सामग्री। अशोक के शिलालेख की सामग्री क्या है, यहाँ से शुरू होना था, ठीक है ना? ये सारी चीज़ आपको करा चुका हूँ मैं। ये सारी चीज़ आपको करा चुका हूँ। अशोक की शिलालेख की सामग्री शुरू करना है, यहाँ से देखते हैं कितने जल्दी आज यूनिट 2 खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना? आपको पता है बहुत अच्छे से कंटेंट बनाया गया है। जो कंटेंट आपका प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर बनाया गया है। क्या? प्रीवियस क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं आपके, उनके आधार पर बनाया गया है। इससे आपको क्या फ़ायदा है कि आपको जो आप पीवाईक्यू आप देख रहे हैं, उनके साथ-साथ आप क्लास को देखते हैं, तो आपको डबल चीज़ें रिपीट होती हैं, याद हो जाती हैं। तो जो नोट्स बनाए गए आपके वैज्ञानिक तकनीक से बनाए गए हैं, कि आपको क्लास में ही अधिकांश याद हो जाए। यदि आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं, तो मैं इस तरीके से बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ सकती है, कौन-सा पॉइंट महत्वपूर्ण कैसे क्या है, ठीक है ना? वो आपको याद हो जाते हैं 70% तक। 30% का क्या कांड करना होता है, आपको रिवाइज़ करना होता है 2 से 3 बार, वो आपको याद हो जाते हैं, ठीक है ना? मैं आपसे कहूँगा यदि आपको जून का 2025 का जीआरएफ चाहिए हाथ में, जून 2025 का एग्ज़ाम 20 जून से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यदि यहाँ पे आप इतिहास विषय से आपको जीआरएफ हाथ में चाहिए, तो इतिहास को बिल्कुल ना छोड़ें। इतिहास यदि आपका, तो इतिहास को बिल्कुल ना छोड़ें। जो क्लास में करा रहा हूँ, उन क्लास को देख लें, प्लस पीवाईक्यू देख लें। दोनों चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है, वो दोनों चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना? ऐसा नहीं करो 100 के 100 प्रश्न यहाँ से आएँगे, 200 के 200 प्रश्न यहाँ से आएँगे, 150 यहाँ से आएँगे, ऐसा नहीं है। इतना है कि आपके लिए जीआरएफ हाथ में आएगा, इतने प्रश्न यहाँ पे आपके आ जाएँगे, ठीक है ना? और कई चीज़ आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लिखी नहीं मिलती हैं, जो चीज़ मैं मुँह से बोलता हूँ। ये बोलते हैं स्लो में सुनना है और स्लो में आपको देखना है, ठीक है ना? और रिवीजन आपको करना है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएँगे तो आपको डेस्टिनी मेकर नाम से एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो आप जॉइन करेंगे तो उसपे आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना? चलो, तो अशोक पता है मौर्य काल का प्रधान था, धम्मनीति के प्रचार इसने किया था। शिलालेख जो धम्म के लिए, प्रशासन के लिए और जन कल्याण को संदेश देने के लिए शिलालेख जारी किए थे, ठीक है ना? अशोक के शिलालेख में प्रमुख स्तंभलेख, लघुलेख, गुफालेख सब कुछ है। हम लोग पढ़ चुके ऊपर कितने प्रकार के स्तंभलेख हैं, गुफालेख कितने प्रकार के हैं, गुहालेख कितने प्रकार के हैं, तब भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो शिलालेख में प्रमुख शिलालेख है आपका, इनकी 14 संख्या है। स्थान कालसी से मिलते हैं, किन्नार से, सैकड़गढ़ी, सोपरा आदि स्थानों से मिलते हैं। सामग्री बात की जाए तो आपसे पूछा जाता है, इन 14 शिलालेखों में क्या कैसा लिखा गया? बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कारण शिलालेख 1, शिलालेख 1 में क्या मिला हुआ है? पशु बलि और अनावश्यक तत्वों पर रोक, मतलब पशु बलि और ऐसे तत्व जिनसे अहिंसा होती हो, जिनसे अहिंसा हो, सॉरी, जिनसे हिंसा होती हो, इन पर रोक, मतलब पशु बलि और अनावश्यक तत्वों पर रोक अर्थात हिंसा पर रोक। दूसरा जन कल्याण की बात करता है, दूसरा जन कल्याण की बात करता है, अस्पताल, औषधि वृक्ष की बात करता है, जानवरों के अस्पताल की बात करता है, ठीक है ना? तीसरा बात करता है दैनिकता, दान और अधिकारी को निर्देश देता है। तो क्या करेंगे? समन्वय का काम करेंगे और बहुत नम्रतापूर्वक कार्य क्रियाकलाप करेंगे। नैतिकता के कार्य को बढ़ावा देंगे और दान इत्यादि को बढ़ावा देंगे। चौथा क्या? धम्म के प्रभाव और दंड में नरमी, अर्थात दंड को कम करने का काम करता है कि दंड नरम रखा जाएगा, और धम्म के प्रभाव की बात करता है कि व्यक्ति को धम्म की बात कैसे पढ़े, ठीक है ना? धम्म का क्या क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, धम्म से हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं, वो जानकारी अभिलेख 4 से मिलती है। धम्म 5 आपके लिए महत्व सॉरी शिलालेख 5 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें धम्म महामत की नियुक्ति के लिए और उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है, इसलिए अभिलेख 5 आपका आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाएगा कि धम्म महामत की नियुक्ति किसमें? शिलालेख नंबर 5 में की। शिलालेख 6 की बात करें तो प्रशासनिक सुधार और जनता से संपर्क की बात की गई है। प्रशासनिक सुधार और जनता से संपर्क कैसे करना है, कैसे होना है, प्रशासनिक सुधार कैसे करना है, उसकी बात की गई। शिलालेख 7 में धम्म के प्रचार के तरीके बताए गए हैं। शिलालेख के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, ठीक है ना? अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका मिशन में भेजता है, आपको याद होगा। अभिलेख शिलालेख 8 आपका महत्वपूर्ण, 6 आपका महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। 8 आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे धम्म यात्रा है और बौद्ध गया की यात्रा का उल्लेख मिला है। मतलब अशोक ने क्या किया? धम्म यात्राएँ की हैं, धम्म के प्रचार के लिए, और बौद्ध गया की यात्रा का उल्लेख किया है। कपिलवस्तु लुम्बिनी की यात्रा का उल्लेख किया है इसने, ठीक है? सच्चे धार्मिक कार्य, सच्चे धार्मिक कार्य क्या है? व्यक्ति के सेवा और दान। समाज कल्याण की बात करता है, सच्चे धार्मिक कार्य की बात करता है, समाज शास्त्र की बात करता है। क्या है? सेवा और दान सच्चे धार्मिक कार्य है इसके। शिलालेख 10 की बात करें,
तो शासन का उद्देश्य जनता की भलाई करना। पूछा जाएगा शिलालेख 10 में क्या लिखा हुआ है? तो शासन का उद्देश्य जनता की भलाई करना है। इस प्रकार से शिलालेख 10 में लिखा गया है। धर्म 11 में क्या धर्म का महत्व बताया गया और दान की व्याख्या की। देखो सच्चे कार्य क्या है, धार्मिक कार्य क्या है, सेवा और दान 9 में लिखा है। और 11 में क्या धर्म का महत्व और दान की व्याख्या की। धर्म का महत्व और दान की व्याख्या की। 11 में क्या है धार्मिक सहिष्णुता और संप्रदायों का सम्मान। धार्मिक सहिष्णुता और संप्रदायों के सम्मान की बात करते हैं। 13 में कलिंग युद्ध के पश्चात धम्म विजय की बात करते हैं, कलिंग युद्ध की चर्चा करते हैं। शिलालेख 14 में शिलालेखों का संकलन और उद्देश्य है, ठीक है ना। एक बार इनको पढ़ना, मैं इसके लिए और अच्छी लैंग्वेज लूसेंट खोलूँ, तो ये चीज़ लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। मैं आपको कहूँगा, एक बार सुनाई दे रहा हूँ मैं आपको लूसेंट में कैसा क्या दिया गया है, ठीक है ना। इनको पढ़ो जब तक आप, मैं खोलूँ इसमें सिकंदर की बात है। तो मैं आपसे एक बात जरूर करूँगा कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करेंगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले लूसेंट को रिवाइज़ करके जाएँगे, 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन में। लूसेंट जो आपकी ब्लू कलर की बुक आती है ना, उसकी अपडेट बुक आती है, उसको पूरा रिवाइज़ करके जाएँ। उसमें अनलिमिटेड फैक्ट आपके रिवाइज़ होते हैं और बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएँ। यहाँ पे सुनना, मैं इसकी थोड़ा लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने लिखी थी आपकी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लैंग्वेज लिखी है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है यहाँ पे। बट यहाँ पे लूसेंट की सामान्य लैंग्वेज आपको सुना रहा हूँ। शिलालेख पहला क्या बोलता है, सुन लेना गौर से। शिलालेख पहला क्या बोलता है? शिलालेख एक बोलता है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। किसकी? बलि की निंदा की गई। सही बात है, पशु बलि की निंदा की। शिलालेख 2 की बात करें तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था उल्लेख। मैं पहले बोल दिया, जन कल्याण अर्थात अस्पताल, सिक्के, सड़कें, औषधि वृक्ष इत्यादि की बात की गई है। मनुष्य और पशु दोनों के लिए अस्पताल की बात की गई। पूछा जाता है मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की, अस्पताल की बात कहाँ पे? शिलालेख 2 में की गई। शिलालेख 3 इसमें आदेश देता क्या? नैतिकता, उदाहरण और अधिकारी को निर्देश। अधिकारी को निर्देश महत्वपूर्ण है कि शिलालेख 3 में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर वे 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएँ। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख, मतलब प्रत्येक 5वें वर्ष, अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष में उनको क्या करना चाहिए? अधिकारियों को दौरा करना चाहिए अपने क्षेत्र विशेष का, और देखना चाहिए कि क्या कमियाँ हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो समस्या का समाधान कैसे किया जाए। चौथा, जो आपके धम्म का प्रभाव और दंड में नरमी की बात करता है, अर्थात क्या करता है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। भेरी घोष की धम्म घोष की घोषणा, यही आपके यही आपके अभिलेख 13 की बात करते हैं, कलिंग युद्ध की, ठीक है ना? ठीक है ना? तो 4 में क्या धम्म के प्रभाव की बात की गई है, और दंड दंड में नरमी, अर्थात इसमें क्या बात की गई है? भेरी घोष की है, धम्म घोष की। भेरी घोष मतलब युद्ध, भेरी घोष की जगह धम्म की चर्चा की है, धम्म घोष की। 5 में बात की गई है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। यहाँ पे लिखा ना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी सही लिखा हुआ है। 6वें की बात करें, आत्मनियंत्रण की 6वें प्रशासनिक सुधार और आत्मनियंत्रण की बात की गई, आत्मनियंत्रण बात की गई, है ना? 7वां और 8वां यहाँ पे लिखा है अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तो अशोक की तीर्थ धर्म प्रचार के तरीके क्या भैया? यहाँ से वहाँ जाना। और 8वें धम्म यात्रा का उल्लेख, 8वां धम्म यात्रा से संबंधित और 7वां प्रचार से संबंधित आपको, ठीक है ना? याद रखना है, 7वां धम्म प्रचार से संबंधित, 8वां धम्म यात्राओं बुद्ध गया की यात्रा से संबंधित। 9वें की बात करें तो सच्चे धार्मिक कार्यों से संबंधित है, जिसमें सेवा दान आते हैं। लिखा है इसमें कि 9वें में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। शिष्टाचार पूछा जाता है, नैतिकता की बात किसमें की गई है? शिष्टाचार की बात किसमें? 9वें अभिलेख में की है। कल से 2-3 बार आ चुका है, ठीक है ना? शिष्टाचार या नैतिकता की बात की है इसमें। 10 की बात करें तो 10वां अभिलेख क्या बोलता है? शासन का उद्देश्य जनता की भलाई करना है। लिखा है इसमें कि इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित का सोचें। राजा और उसके जो उच्च अधिकारी क्या करें? हमेशा प्रजा के हित का ही सोचें, उसके अलग ना सोचें, उससे अलग ना सोचें, ठीक है ना? इस बात की बात बताई, ठीक है? आगे बात करते हैं। 11 में क्या बात की गई है? धम्म के महत्व की बात की गई है और दान की व्याख्या की है। इसमें स्त्री मा सॉरी हाँ, 11 में धम्म की व्याख्या की है। धम्म की व्याख्या पूछा है, धम्म की परिभाषा है, धम्म की व्याख्या इसमें दी गई, 11 में दी गई है। धम्म के महत्व आप आपको बता दूँ, यदि आपसे पूछे कि अशोक ने अपने धर्म को प्रॉपर परिभाषित किया, कहीं पे भी नहीं किया है, ठीक है ना? कुछ 12वां क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, संप्रदाय का सम्मान। 12वीं में आपको सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की, अर्थात सभी अपने धर्म का सम्मान भी करो, सभी का सम्मान करो, किसी का मन मत करो। साथ ही इसमें स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की है 12 में, याद रख लेना। 5 में की गई धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात, 12 में क्या की है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है ना? साथ में अब 13वां क्या है?
कलिंग युद्ध के पश्चात जो हृदय परिवर्तन होता है उसकी बात की गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है। 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धर्मप्रचार भेजे। क्या? इसी में आपके 5 विदेशी शासकों के नाम उल्लेख हैं, जहाँ पर उसने धर्म प्रचारक भेजे, जहाँ पे उसने क्या? धर्म प्रचारक भेजे थे। याद रखना भैया, कलिंग युद्ध के पश्चात धर्म विजय की बात की गई है, हृदय परिवर्तन की बात की गई है और इसी में क्या? आपके 5 यवन राजाओं के नाम उल्लेख है, जहाँ से धर्म प्रचारक उसने भेजे। ठीक है ना? आगे बात करते हैं लास्ट में 14वां अभिलेख, जलालय को संकलन और उद्देश्य। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने ये चीज़ लूसेंट से पढ़ के क्यों सुना दी? लूसेंट की लैंग्वेज नंबर 1। जब नंबर 1 लैंग्वेज है तो आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण हो जाती है वो चीज़। सरल भाषा में आप एक बार पढ़ लो। आपके लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरल भाषा में उसको पढ़ो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख की बात करते हैं। स्तंभ लेख कहाँ-कहाँ पे है? तो आपको पता है स्तंभ लेखों की संख्या कितनी? 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ठीक है ना? यहाँ पे 1-2 फैक्ट मैं आपको बता दूँ पहले, आपके शिलालेखों से लिख लेना कि अशोक की शिलालेख की कुछ 1750 में की गई थी। शिलालेख की कुछ 1750 में की गई। पादेट्री फैंथलर ने की थी। पादेत्री फैंथलर महोदय ने की थी। फैंथलर महोदय ने की थी। अशोक को सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में प्रयास सफलता किसको मिली 1837 में? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अब देखो ए फैक्ट जो यहाँ पे नहीं लिखे होते हैं, ए फैक्ट आपको कहाँ मिलते हैं? मैंने आपको सिर्फ 2-3 सोर्स बताए हैं। एक पीवाईक्यू मैंने बताया, तो पीवाईक्यू सेशन मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो पीवाईक्यू सेशन भी आप देखते चले, बता रहे हो कि नहीं? दूसरा लूसेंट का मैं आपसे बोलता हूँ, तीसरा अपने इस नोट्स का बोलता हूँ। इनके अलावा किसी और का नहीं बोल रहा हूँ, किसी और का आपको पढ़ना है। ठीक है ना? चलो, स्तंभ लेख की संख्या 7 है। सारनाथ, लौरियानंदगढ़ और प्रयाग से मिलते हैं। सारनाथ, लौरियानंदगढ़, प्रयाग से मिलते हैं। तो स्तंभ लेख 1 में क्या? धर्म के प्रति अशोक की निष्ठा की बात की है। धर्म के गुण की बात की, काप, काम, पाप, कम पाप, अधिक पुण्य की बात। स्तंभ लेख 3 में नैतिक कमियों की, क्रोध, ईर्ष्या पर नियंत्रण की बात की गई है। 4 में धम्म, अमात्य और रज्जुक नामक अधिकारियों की बात। रज्जुक नामक स्तंभ लेख 4 में। स्तंभ लेख में निषिद्ध पशुओं की सूची, मतलब कौन-कौन से पशु का आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, हिंसा, वध नहीं करना चाहिए। देख लो आपको जो निषिद्ध पर जो आपकी अभी वर्तमान में सूची जारी की जाती है ना पर्यावरण द्वारा, वन अधिनियम के द्वारा, वन मंत्रालय के द्वारा, वन अधिनियम के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, तो वैसी सूची अशोक भी जारी करता था। सुरक्षित पशुओं की, धर्म का दीर्घकालिक प्रभाव, अशोक के जीवन और धर्मसार को बताया। अशोक 7वें में क्या? अशोक के जीवन और धर्मसार को बताया गया। ठीक है ना? सारनाथ, स्तंभ, धम्म चक्र की बात करते हैं। शिलालेख की बात करें, भब्रू, रुमंदेई और मास्की। लघु शिलालेख कहाँ से? भब्रू, रुमंदेई, मास्की मिले हैं। बुद्ध ग्रंथों के प्रति यहाँ पे सम्मान किया गया है। भ्रावो अभिलेख में क्या? भ्रावो अभिलेख में क्या? बुद्ध ग्रंथों के प्रति सम्मान। रुमनदेही में लुम्बिनी की यात्रा जब अशोक करते हैं, रुमनदेही कहाँ पे है आपका? कपिलवस्तु के नज़दीक है। जब यहाँ पे लुम्बिनी की यात्रा करते हैं, नेपाल की तराई में लुम्बिनी, लुम्बिनी में आपका रुमनदेही है। जब यहाँ पे यात्रा करते हैं, बुद्ध का जन्मस्थल है, कपिलवस्तु वाला क्षेत्र है। मास्की से आपको पता है अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जर, नेट्टूर और उदयगुलम। मास्की, नेट्टूर, मास्की, गुर्जर, नेट्टूर, उदयगुलम, इन 4 अभिलेखों से अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिलता है। और कनंगहल्ली, कर्नाटक में आपको अशोक की मूर्ति भी मिलती है। कनंगहल्ली, कर्नाटक में आपको अशोक की एक मूर्ति भी मिलती है। इस बात का ध्यान देना आप, ठीक है ना? कनंगहल्ली से अशोक की मूर्ति मिलती है, इस बात का ध्यान देना आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। कर्नाटक कनंगहल्ली से अशोक की खंडित किसने खोजी है? केपी पुनाचा। बार बार पूछा गया है, केपी पुनाचा ने खोजी है। केपी पुनाचा महोदय ने खोजी है। कन्ननहल्ली, कन्हनहल्ली, ठीक है ना? कन्ननहल्ली, कर्नाटक में, ठीक है? चलो, गुफा शिलालेख बराबर से प्राप्त हुए, नागार्जुन से प्राप्त हुए। बौद्ध और आजीविक भिक्षुओं को दान की जानकारी मिलती है यहाँ से, ठीक है ना? बराबर की गुफा आपको पता है अशोक ने दान दी थी। अशोक के पौत्र दशरथ भी कुछ दान दिया आजीविकों की। सामग्री प्रक्रिया, तो इनकी सामग्री जो है शिलालेखों पर, एक सेकंड देना। अशोक के शिलालेख में सामग्री की बात करें, अब नैतिक संदेश देखो, सामग्री की प्रक्रिया क्या है? नैतिक संदेश, अहिंसा, सत्य, दया, सम्मान की बात करते हैं। नैतिक संदेश क्या? अहिंसा, सत्य, दया, सम्मान की बात करते हैं।
शिलालेख 9 से बताया नैतिक व्यवहार, बार-बार पूछा गया शिलालेख 9 को नैतिक व्यवहार। प्रशासनिक निर्देश, धम्मामात्य अधिकारी को आदेश देते, क्या आदेश देते? धम्मामात्य की नियुक्ति की जानकारी मिलती है 5 से। जन कल्याण की बात करते हैं, शिलालेख 2 से मिलती है आपको, अस्पताल सड़कों की बात मिलती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अस्पताल इत्यादि। धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है, सभी संप्रदाय को सम्मान करो, वहाँ से अभिलेख 12 से, इसमें आपको स्त्री मामात्य की नियुक्ति की बात मिलती है। व्यक्तिगत भावना, कलिंग के बाद उसका हृदय कैसे परिवर्तन हुआ इसकी जानकारी शिलालेख 13 से मिलती है, हृदय परिवर्तन की जानकारी है कि नहीं? प्रभाव क्या हुआ भाई अशोक के जो शिलालेख इत्यादि इनके प्रभाव क्या हुआ? सामाजिक प्रभाव क्या होता? नैतिकता और समानता का प्रसार हुआ। आपने देखा शिलालेख 11 नंबर दान और समानता की बात करते हैं। धार्मिक प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। भ्रभ्रू, जो लघु शिलालेख भ्रभ्रू है इसमें बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों के प्रति सम्मान दर्शाया गया है। प्रशासनिक जानकारी की बात करें, प्रशासनिक की बात करें तो शासन और जनता के बीच सम्मान बढ़ा है, शासन और जनता के बीच सम्मान बढ़ता है। शिलालेख नंबर 6 से संपर्क की बात आती है कि नहीं? है अपन ने। संस्कृति की तो कला और लिपि का विकास हुआ, सारनाथ स्तंभ लेख। यहाँ लिपि कैसे भाई, खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, अरमाइक लिपि का विकास हुआ। क्यों? इन लिपियों में क्या होते हैं, इन लिपियों में लेख मिलते हैं, लेख उत्कीर्ण है कि नहीं? साथ ही साथ कलाकृति का कैसे विकास हुआ? कलाकृति आपको दिख ही रहे, कलाकृति बनी है कि नहीं? ये बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए होंगे? स्तंभ इतने बड़े बड़े यहाँ से वहाँ ले जाए गए होंगे, ठीक है, तो याद रखना आपको। पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें हम लोग, पुरातात्विक प्रमाण की बात करें, वही शिलालेख 5 से शिलालेख 13 देख लिया हमने। ध्रुव मंदिर बुद्ध का जन्मस्थल हो गया। महत्व क्या है? धर्म का प्रचार, नैतिक और कल्याणकारी शासन के लिए इन लेखों का प्रयोग किया गया। और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं, प्राचीन भारत के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं, ठीक है ना? अशोक की शिलालेख, भाषा और लिपि, क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं क्या टॉपिक अलग से पता है, इस कंटेंट में ऐसे कुछ नहीं जो आपको छूटेगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक में बनाया है, जो आपकी हेडिंग दी गई ना, जो आपके सिलेबस के लिए, आप गौर से देखो, जो आपके गौर से देखो, जो आपका सिलेबस दिया है ना, सेम पूरा ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। सब यहाँ पे कहाँ गए हम लोग? ये तो यूनिट फर्स्ट हो गई आपकी, खत्म ही हो गई थी पहले। यूनिट टू में हम लोग कहाँ कर रहे हैं अभी? यहाँ तक कर चुके थे। अब अशोक की वस्तु शिलालेख में है ना, अशोक की शिलालेख पढ़ लिया, अब अशोक की भाषा और लिपि, अशोक की भाषा और लिपि, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आज हम लोग आए हैं साम्राज्य विघटन, क्षेत्रीय शक्तियोदय। एक एक पॉइंट इसके हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट इसके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? एक एक चीज़ हम लोग इसमें देख, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। ठीक है ना, जो है आपके सिलेबस में हेडिंग दी गई ना, वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो कंटेंट जिस तरीके से बनाया गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर बनाया गया, पीवाईक्यू के आधार पर। तो अशोक के शिलालेख, भाषा, अशोक की बात करें, मौर्य शासक और धम्म नीति के प्रचारक था। वही धम्म प्रशासन संदेशों के माध्यम से देखा गया, कलयुग युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है ना? उद्देश्य क्या था शिलालेखों को? जनता और विदेशियों तक संदेश पहुंचा, ठीक है ना? लोक शिलालेख 14 मिले, स्तंभ लेख 7 मिले, लघु शिलालेख मिले कुछ, कुछ गुफा शिलालेख मिले, ठीक है ना? भाषा क्या थी इनकी? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, मगधी प्राकृत भाषा थी, जो कि जनसामान्य की भाषा थी। सरल विशेषता क्या? सरल थी, स्थानीय संवाद के लिए थी। कालची शिलालेख में प्राकृतिक में धम्म लिखा हुआ, प्राकृतिक भाषा में, जो भारतीय जनता तक पहुंचती। यूनानी, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, कंधार क्षेत्र में द्विभाषी शिलालेख मिले हैं, जो कि यूनानी जनता को प्रभावित करते हैं, पता चलता है सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है ना? अरमाइक, अरमाइक भाषा, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में जाते हैं, वह कंधार के शिलालेख अरमाइक भाषा में मिलते हैं, अरमाइक भाषा में। जो फारसी, अरमाइक क्या, फारसी पे, तो सुन लेना यहाँ पे। यूनानी प्रभाव को देखिए, अरमाइक भाषा फारसी प्रभाव से संबंध, फारसी प्रभाव से। संस्कृति, संस्कृत की बात करें तो उपयोग नहीं किया गया, केवल प्राकृत भाषा पर जोर दिया गया है, शिलालेखों पर अनुपस्थित है संस्कृत, ठीक है ना? लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि, अरमाइक लिपि। वही देखो, ब्राह्मी लिपि अधिकांश शिलालेखों पर जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्राचीन भारतीय लिपि है, किन्ना सांची शिलालेख देवनागरी का आधार बनी, ब्राह्मी लिपि आगे जाके देवनागरी लिपि का आधार बनती है। खरोष्ठी लिपि की बात करें, प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि देवनागरी का आधार कौन है? खरोष्ठी या ब्राह्मी? तो ब्राह्मी आधार है, ठीक है ना? खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में मिलती है। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ऐसे दाएं से बाएं लिखते हैं। फारसी प्रभाव इस पे है, सहवाईगढ़ी मानसेरा से फारसी प्रभाव इस पे है। यूनानी लिपि कंधार शिलालेख से मिलती है, ठीक है ना? अरमाइक लिपि कंधार शिलालेख से, कंधार का द्विभाषी शिलालेख। विशेषताओं की बात करें तो विविधता है भैया, भाषा लिपि में विविधता है, क्यों भाई? क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यहाँ पे समझ में आता है। स्पष्टता की बात करें, पॉलिशदार पत्थर है,
स्पष्ट नक्काशी है, स्थाननाथ का समुद्देश्य, समय विचार के लिए प्रशासनिक संदेश। है ना? वही जी प्रभाव आ गया, क्या प्रभाव है, ठीक है? अब आता है आपका नया टॉपिक, मौर्य साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों। ये आपका यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। मेरा मन था पहले एक ही क्लास में कर दूँ, बट मैं इस टॉपिक को अलग कर रहा हूँ। क्लास छोटी-छोटी हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास को मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितना हो गया पहले उसको अपलोड किए दे रहा हूँ, फिर इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। इस सेशन में मिलेंगे और हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में, पूरा आपको जो यूनिट 1 है इसको खत्म कर लेंगे। यूनिट 2 का ये वाला टॉपिक है, इसको पूरा खत्म करेंगे। टॉपिक को हम लोग पूरा इसमें खत्म, बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको आसानी से मत लेना, बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना? इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आपका यहाँ तक यूनिट 1 से लेके हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ तक पढ़ो और रिवाइज़ करो। पीडीएफ आपको बता दिए कहाँ मिलती है, तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल रहा है ना, उसमें मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उसपे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।